अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, हमने कैपिटल गेन की कुछ डिस्कशन कल कर ली थी, कुछ आज के लिए बाकी है, और जो आज के लिए बाकी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वजह उसकी ये है कि उसमें चेंजेस हैं, और मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं चेंजेस होंगी वो बाय डिफ़ॉल्ट इम्पोर्टेंट बन जाएगा। आओ पहले ये देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी। हमने कल कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देख ली थी। हमने कल ये देख लिया था कि कैटेगरीज ऑफ कैपिटल एसेट्स कितनी हुआ करती हैं, सिक्योरिटीज़, इमूवेबल प्रॉपर्टी और ऑल अदर कैपिटल एसेट्स। फिर मैंने ये भी बताया कि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो टैक्सेबल होंगी एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और ऑल अदर एसेट्स, ऑल अदर कैपिटल एसेट्स एनटीआर में जाएंगे। कुछ बातें ज़रा देख लेते हैं सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड, सिक्योरिटीज़ की टैक्सेशन से रिलेटेड। देख लो बेटा इधर, यानी कि इधर का मतलब अपने हैंड आउट में देखना है, ये चीज़ अपने हैंड आउट में देखनी है, यहाँ पे सही नजर ना आए शायद। टैक्सेबल इज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, रेट चार्ट इन हैंड आउट, लेकिन रेट चार्ट में भी मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया। वो सिक्योरिटीज़ जो पिछले सालों में ख़रीदी गई, 23 में बेची 12.5, 23 में ख़रीद कर 23 में बेची 15, बस सबसे इंपॉर्टेंट यही रेट है, जो दो याद रखना है। फीफो रूल अप्लाई होगा, फीफो रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई होगा। माशाल्लाह चैंपियन लोग हैं आप लोग फीफो के। लेकिन बस ये याद रखना है आपने कि अगर सेम सिक्योरिटी परचेज हो रही है और मल्टीपल परचेज ट्रांजैक्शन है ऑन सेम डे, तो फिर वो एवरेज हो जाएगी। ठीक है भाई, फिर वो एवरेज हो जाएगी। अच्छा, और अगर एक ही सिक्योरिटी एक ही दिन पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन में सेल हो रही है तो क्या एवरेज करेंगे? कभी भी एवरेज नहीं करेंगे। एवरेजिंग परचेज की कॉस्ट के लिए होगी, सेल प्राइस के लिए नहीं होगी। सेल प्राइस तो एक्चुअल होती है ना भाई, दिन के सुबह के सेशन में सिक्योरिटी बिकी 10 रुपए की, दोपहर के सेशन में सिक्योरिटी बिकी 11 रुपए की, सेल प्राइस तो अलग अलग होगी ना, एक्चुअल कंसीडरेशन रिसीव्ड होगी। ठीक है, कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इसका रेट चार्ट ऐसी तसल्ली के लिए नज़र मार लेते हैं उस पर भी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेट चार्ट गिवन होगा एग्ज़ाम में, मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम में गिवन होगा आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्ज़ाम में गिवन होगा, लेकिन फिर भी इतना कोई मुश्किल नहीं है अगर कोई याद रखना चाहे। ठीक है, ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, फ्लैट्स, इन तीनों के अलग अलग रेट्स हैं। रेट्स आपके सामने हैं, होल्डिंग पीरियड पे बेस करते हैं। जो भी गेन आएगा ये रेट अप्लाई हो जाएंगे, ख़त्म हुई कहानी। इसमें कोई रॉकेट साइंस बात नहीं है। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में लैंड एंड कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट, आपको पता है डेप्रिशिएबल एसेट इस कैटेगरी से बाहर निकल जाता है। सर एफएमवी कौन सी लेंगे? एफबीआर के वैल्यूएशन रेट्स हैं वो लेंगे। अगर एफबीआर वैल्यूएशन रेट्स अवेलेबल नहीं है तो जो स्टैम्प ड्यूटी के प्रोविंशियल रेट्स हैं वो ले लेंगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और एफएमवी 5 मिलियन से ज़्यादा है तो वो परचेज बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए है। अगर ना हुई तो क्या होगा? तो हमने कहा सर फिर उसकी कॉस्ट अलाउ नहीं होगी। कॉस्ट अलाउ नहीं होगी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सर जब आप सेल करने जाएंगे तो सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट, तो वो कॉस्ट अलाउ नहीं करने देगा। जो बैंकिंग चैनल से पे की होगी वही अलाउ होगी, जो नहीं की होगी वो अलाउ, और पेनल्टी भी लगा देगा अलग से 5% ऑफ एफएमवी। तो देखो मैंने ये मुख्तसर करके छोटे से छोटा करके लिख दिया। सेल प्रोसीड ही कैपिटल गेन बन जाएगी, पेनल्टी 5% ऑफ एफएमवी लग जाएगी। ये पढ़ चुके थे, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, अक्रूवल पढ़ चुके थे। असल डिस्कशन इसमें है नॉन रिकॉग्निशन रूल में, चेंजेस वेंजेस इसमें है नॉन रिकॉग्निशन रूल में।
बच्चे इसी में परेशान होते हैं, इसी में कंफ्यूज होते हैं, गलती भी इसी में करते हैं। अच्छा, तो आओ ज़रा देख लेते हैं। नॉन रिकग्निशन रूल जो पिछली दफ़ा थे और इस दफ़ा हैं, उसमें कुछ डिफरेंस है। पिछली दफ़ा और इस दफ़ा के उसूलों में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, आओ देख लेते हैं। नो कैपिटल गेन कैपिटल लॉस, मैंने सिर्फ काम की चीज़ें लिखी हैं, इसके अंदर मैंने सिर्फ वो चीज़ लिखी है जो काम की चीज़ है। नो कैपिटल गेन कैपिटल लॉस शेल अराइज इन द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, इन मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र में कोई कैपिटल गेन कैपिटल लॉस अराइज नहीं होगा। गौर से सुनना और समझना है। नंबर 1, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स बिटवीन स्पाउसेस अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, पता है हमें। अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, ये भी बात पता है, पुरानी वाली बात है कि अगर किसी गिफ्ट रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, कोई विल के थ्रू मिल रहा है। नंबर 3, इनहेरिटेंस सक्सेशन डेवल्यूशन, इनहेरिटेंस से मिलने वाली अमाउंट। तो इसका मतलब, अच्छा ये किसके लिए बात हो रही है, ये तीनों बातें किसके लिए हो रही हैं? रिसीवर के लिए हो रही हैं या ट्रांसफरर के लिए हो रही हैं या ट्रांसफरी के लिए हो रही हैं? रिसीवर के लिए हो रही हैं। किसी ने रिसीवर बोल दिया यहाँ से? नहीं भाई नहीं, कभी ज़िंदगी में कंफ्यूज मत होना। कैपिटल गेन, अगर मैं कहूँ कि इस भाई का कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या होगा? इस भाई ने कोई एसेट सेल किया होगा तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। कैपिटल गेन हमेशा उसका कैलकुलेट किया जाता है जो डिस्पोज कर रहा है, जिसके पास से एसेट निकल रहा है। कभी भी उसके पास कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा जिसके पास एसेट आ रहा है, जिसके पास एसेट का इनफ्लो हो रहा है। याद रहेगी ये वाली बात? अच्छा, इसका मतलब कि सर ये तीनों ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं कि जिसमें हम टैक्सेबिलिटी ट्रांसफरर के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना चाह रहे हैं, ऐसा ही है ना? पहला देख लो, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स बिटवीन स्पाउसेस अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। तो अगर ऐसे किसी एसेट्स का ट्रांसफ़र हुआ है सेपरेशन के एग्रीमेंट के अंदर, तो इसका मतलब जो भी, अगर हस्बैंड वाइफ को एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है तो ट्रांसफरर कौन होगा? हस्बैंड होगा। तो हस्बैंड के हाथों में कोई गेन लॉस अराइज, क्योंकि हमें पता है कि अगर ट्रांसफ़र भी कोई करता है तो वो भी डिस्पोजल की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। अगर मुफ्त में भी ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने इस भाई को मुफ्त में कोई चीज़ दे दी, तो लॉ बोलेगा भाई गेन लॉस निकालो, आपने मुफ्त में दी है, गेन लॉस तो निकलेगा। उस केस में कंसीडरेशन रिसीव्ड एफएमवी बन जाती है। याद है ना, कंसीडरेशन रिसीव अभी हमने देखा था, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल सेल प्राइस और एफएमवी, व्हिचएवर इज। अगर एक्चुअल सेल प्राइस 0 भी होगी तो एफएमवी सीआर बन जाएगी। अच्छा, तो हमने कहा कि सर ट्रांसफरर, यानी कि अगर हस्बैंड एसेट ट्रांसफर कर रहा है तो उसके हाथ में कोई गेन लॉस नहीं आएगा। अंडर गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव एज डिफाइंड इन सेक्शन 85 बिक्वेस्ट और विल, गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव लिखा हुआ हो, टू अ रिलेटिव लिखा हुआ हो, हमें पता है कि ये सेक्शन किसके बारे में बात कर रहा है? देने वाले के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब जो भी गिफ्ट दे रहा है, जो भी गिफ्ट दे रहा है, जो भी गिफ्ट दे रहा है, उसके हाथों में कोई गेन लॉस, कोई कैपिटल गेन कैपिटल लॉस नहीं आएगा। सक्सेशन इनहेरिटेंस डिवोल्यूशन, यानी जिसके हाथ से इनहेरिटेंस जा रही है उसके हाथों में कोई गेन लॉस नहीं आएगा। चेंज यहाँ पर है, ये यहाँ पर चेंज है। पिछली दफ़ा कुछ और था, अब कुछ और पढ़ना है आपने। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी द डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्वायरर। पिछली दफ़ा तक लॉ में ये था कि जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र की एफएमवी होती है ना, वही कॉस्ट बन जाती है। याद है? जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र की एफएमवी होती थी वही कॉस्ट बन जाती थी। यहाँ पर ऐसा कोई सीन अब नहीं है, ऐसा कोई सीन। तो अब क्या सीन है सर? अब सीन ये है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरर होगी, जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरर होगी, वही ट्रांसफरी के लिए भी कॉस्ट बन जाएगी। बात याद रहेगी? इंपॉर्टेंट बात है ये, किसी न किसी तरह से इस दफ़ा एग्जामिन होगी ये बात।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉन रिकग्निशन रूल में पिछली दफ़ा तक डेट ऑफ ट्रांसफ़र की FMV कॉस्ट बन जाती थी, लेकिन अब वो रूल ख़त्म हो चुका है। जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़रर है वही ट्रांसफरी के लिए भी कॉस्ट बनेगी। ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट इफ एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, जिसको मिलेंगे उसके लिए भी टैक्सेबल नहीं होंगे। 38 सबसेक्शन 5 के स्पेसिफाइड एसेट्स हैं, अगर इन पे कभी लॉस भी आएगा तो वो रिकग्नाइज नहीं होगा। अच्छा, मैंने ये समझाया था लॉस आएगा रिकग्नाइज नहीं होगा, इसकी हमने कई सारी एग्जांपल्स देखी, मैंने बोर्ड पर लिख लिख कर समझाया कि अगर तो यूँ समझ लो 2 पेंटिंग भी है ना, और पेंटिंग 1 में कैपिटल गेन आ रहा है 2 लाख का, और पेंटिंग 2 में कैपिटल लॉस आ रहा है 1 लाख का, टैक्सेबल कितना होगा? 2 लाख। अच्छा, ये बात मैंने कोई 2-3 दफ़ा ज़ोर से फोकस करके बताई थी क्लास में, फिर हमने सवालात भी किए। फिर भी थोड़े दिन पहले एक बच्ची का मैसेज आया, तो सर अगर तो एक एसेट में इसी तरह से गेन और दूसरे में लॉस आ जाएगा तो एडजस्ट कर लेंगे ना हम। मतलब बस फिर मैं अफसोस ही कर सकता हूँ, गेन लॉस तो बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले अफसोस करूँगा मैं, फिर गेन लॉस एडजस्ट करेंगे। यानी कि मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब आप लोग रजिस्टर बनाते हो, मेंटेन करते हो टीचर की नोटिंग्स को, रजिस्टर के अंदर कोई लिखता क्यों नहीं है? ये तो अभी फैसिलिटी आ गई ना, टीचर को व्हाट्सएप कर करके तंग कर लो 10 बजे 11 बजे 12 बजे, टीचर का तो घर बार 20 बच्चे हैं नहीं, करते रहता। ये तो अब फैसिलिटी आ गई ना, पहले हमारे पास हमारे टीचरों का नंबर ही नहीं होता था भाई, किसी टीचर का नंबर नहीं मेरे, कोई ऐसा सीन पार्ट ही नहीं था, कोई ऐसा सीन पार्ट नहीं था। ऑनलाइन क्लासेस का कोई चक्कर नहीं था, क्लास में आए समझ गए ठीक है, समझ आ गया ठीक है, नो ऑनलाइन क्लासेस, नो रिकॉर्डिंग, नो री रिकॉर्डिंग, ऐसा कोई सीन नहीं था। एक ही दफ़ा समझा, जो लिखा हुआ रजिस्टर में लिखा हुआ है। और आप यकीन करो, मैंने जब पढ़ा था CA इंटर CA फाइनल, मेरे पास अपने बनाए हुए सारे रजिस्टर आज तक मौजूद हैं। मुझे किसी टॉपिक की किसी चीज़ की रिवीजन करना होता है, प्रिपरेशन करनी होती है ना, आज भी तो मैं अपने उन्हीं रजिस्टर्स को खोलता हूँ और अपनी राइटिंग में लिखी हुई चीज़ को देखता हूँ, तो मुझे हर चीज़ शफाफ याद आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ है ना, अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ याद आ जाती है। आपने खुद लिखी होगी ना, आपको वो चीज़ वो वक्त वो याद आ जाएगा कि सर ने क्या बात बताई थी, मैंने लिखी थी, नोट की थी मैंने। अच्छा, फिर अच्छा बच्चा वो होता है जिसको जो समझना होता है ना, वो अपने अल्फाज में लिख भी लेते हैं, कोई एग्जाम्पल वगैरह भी। मैं नोट करता हूँ, बच्चे कुछ लिखते ही नहीं है। सवाल भी करा दिया, सर ने तस्वीर ले ली, सारी मेहनत सर की, बच्चे ने तस्वीर ले ली, सारा बोर्ड सर ने भरा, बच्चे ने तस्वीर ले ली। भाई मेहनत, हाथ चला लो थोड़ा सा, थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। क्या ख्याल है, पेपर में वो स्पीड काम आएगी कि नहीं आएगी? चलो खैर, अच्छा कहाँ थे हम? तो ये वो कैटेगरी है कि जिसमें लॉस रिकग्नाइज ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कैपिटल गेन की जो चेंजेस हैं वो थोड़ी समराइज कर दूं, कैपिटल गेन की चेंजेस में थोड़ी समराइज कर देता हूँ, चेंजेस क्या क्या हैं। कैपिटल गेन में एक तो रेट्स की चेंजेस आ गई, सिक्योरिटीज़ के रेट चेंज हो गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेट। फिर कैपिटल गेन के हेड के अंदर होल्डिंग पीरियड एग्जेम्पशन थी कि अगर ऑल अदर कैपिटल एसेट्स वाले में जो NTR में फॉल करता है, जो NTR में कैपिटल गेन फॉल करता है, उसमें एक एग्जेम्पशन थी कि अगर 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड है तो 25% एग्जेम्प्ट होता था, 75% टैक्सेबल होता था। वो भी ख़त्म, अब पूरा टैक्सेबल होगा। अच्छा, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले 2 थी, लैंड बिल्डिंग, लैंड और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स, अब 3 में कर दिए, लैंड कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी फ्लैट्स। तो ज़रा एहतियात करना। फिर नॉन रिकग्निशन रूल में चेंज आ गया। अब नॉन रिकग्निशन रूल वाला सेक्शन जो कैपिटल एसेट्स के लिए अलहदा से था, अलहदा से नॉन रिकग्निशन रूल की कंसीडरेशन थी, वो ख़त्म कर दिए। ये वही है जो सारे एसेट्स के लिए है। ये जो नॉन रिकग्निशन रूल वाला है ना सेक्शन, अब कैपिटल एसेट्स के लिए अलग से नहीं है कोई, ये वही है जो सारे एसेट्स के लिए है। लेकिन चूंकि मैं आपको कैपिटल एसेट्स पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कैपिटल गेन कैपिटल लॉस लिख दिया।
लेकिन कोई भी एसेट उस पर ही एप्लीकेबल होगा। और उसमें ये कंडीशन है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर होगी वही क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरी बन जाएगी। क्या ये चेंजेस याद रहेंगी? अल्लाह करे। डिसअलाउड लॉस एडजस्टमेंट्स, डिसअलाउड लॉस एडजस्टमेंट्स ये मैं बस जल्दी जल्दी रीड कर लूँगा, अभी इसको डिटेल में समझाने का टाइम नहीं है, आपको समझ आती हैं इस तरह चीज़ें माशाल्लाह से। वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड और टैक्स स्वैप सेल, बस मैंने मुख्तसरन ब्रैकेट में इसका क्रक्स लिख दिया, समरी लिख दी है। वॉश सेल, हमने कहा सर ये वॉश सेल वो सिचुएशन है जहाँ पर सेल परचेज होती है सेम सिक्योरिटी विद इन 1 मंथ पीरियड, ताकि कैपिटल गेन अगर आ रहा है तो हम कैपिटल लॉस रियलाइज करके उसको एडजस्ट कर लें ताकि टैक्स बच जाए। वॉश सेल। टैक्स स्वैप सेल क्या होती है? हमने कहा सर सेल परचेज ऑफ सेम सिक्योरिटी नहीं है, ये सेम सिक्योरिटी तो परचेज नहीं करी हमने, लेकिन विद इन सेम सेक्टर परचेज करिए, ताकि एक तो हमारा कैपिटल गेन आ रहा है तो लॉस भी आ जाए और वो सेट ऑफ हो जाए, और हमारा रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो भी सेम रहे। क्रॉस ट्रेड, क्रॉस ट्रेड के अंदर एक्चुअली डिस्पोजल हो ही नहीं रहा, मेरे ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर शेयर्स जा रहे हैं, तो ये भी लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होगा। एक चीज़ और है जो मैंने कैपिटल गेन के हैंडआउट में डाली हुई है, वो मैं ज़रा बुक से रीड कर रहा हूँ, समरी में नहीं है वो। ये मेरे हिसाब से इस दफ़ा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से ये है, टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम। जिनके पास किताब है, किताब का सफ़ा नंबर 94, किताब का सफ़ा नंबर 94, 94 को कहते हैं 94। एग्जामिनर ने इस दफ़ा इसमें से सवाल तो बनाना है, जो मुझे लगता है। अब ये आपकी किस्मत है कि आसान बनता है कि मुश्किल बनता है, लेकिन सवाल तो बनता है इसमें से। हॉट टॉपिक है ये आज का 7E। अब इसको जब मैंने क्लास में समझाया था तो नंबर्स के साथ कुछ मैंने एग्जाम्पल वगैरह बनाई थी, तो वो आपके रजिस्टर में होगी, कहीं धूल पड़ गई होगी उसके ऊपर, साफ़ करना तो नज़र आएगा कि एग्जाम्पल थी कोई। अगर किसी ने तस्वीर ली होगी तो किसी आर्काइवल में पड़ी होगी कहीं ना कहीं। तो अभी इसके ऊपर इतना टाइम तो नहीं है लगाने के लिए मेरे पास, लेकिन बस मैं इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे के आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि ये है इम्पॉर्टेंट। बस रिक्वेस्ट मेरी ये है कि ज़रा इसको ढंग से देख लेना। ये भी पिछली अटेम्प्ट में नहीं था, सही है? अच्छा, तो सर ये जो गेन आता है ये किस हेड में जाता है? माजरत के साथ ये किसी हेड में नहीं जाता, ये मैंने कैपिटल गेन में डाल दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भी इसको कैपिटल गेन के हेड में इसको ठूस दो, ऐसा नहीं करना भाई। ये मैंने सिर्फ ऐसे क्योंकि इसमें कैपिटल एसिड्स का तस्करा हो रहा था तो मैंने इसको हैंड आउट में डाल दिया है, अदरवाइज ये वैसा ही है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की तरह है। जिस तरह FTR समझ लो, FTR किसी हेड का पार्ट नहीं बनता ना, उस तरह ये वाली इनकम भी किसी हेड का पार्ट नहीं बनेगी, टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी है। ठीक है? तो सर ये है क्या? ये अप्लाई किस पे हो रहा है? तो देखो ये अप्लाई हो रहा है रेजिडेंट पर्सन पे। किस पे अप्लाई हो रहा है? रेजिडेंट पर्सन पे। ओनिंग कैपिटल एसेट्स इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में कैपिटल एसेट्स को ओन कर रहा है, विल बी टैक्स्ड ऑन डीम्ड इनकम। तो हम एक काम करेंगे, हम उसकी डीम्ड इनकम निकालेंगे। अराइजिंग ऑन कैपिटल एसेट्स फॉर टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड्स। तो 22 असल में इसकी एप्लीकेशन बैकडेट से हो गई, 22 पे भी हो गई थी, 22 से हुई है इसकी एप्लीकेशन, आया बाद में, एप्लीकेशन इसकी पहले से 22 पे भी हुई। इसीलिए सबको धड़ाधड़ 7E के नोटिस आ रहे हैं।
सबको आ रहा है। अच्छा खैर, 22 पे तो इसका मतलब 23 पे तो है ही है, ठीक है। चलो, लेकिन सर इस सेक्शन के लिए क्या कैपिटल एसेट की डेफिनेशन वही है जो सेक्शन 37 वाली है? हमने कहा नहीं, इस सेक्शन के लिए कैपिटल एसेट की डेफिनेशन वो नहीं है। क्या है? An exclusionary definition of capital asset has been provided, which effectively means that such tax is leviable only in respect of। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि 7E के हिसाब से कैपिटल एसेट कौन सा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। 7E की टैक्सेशन के लिए कैपिटल एसेट कौन सा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। 7E की टैक्सेशन के लिए कैपिटल एसेट में शेयर्स नहीं आएंगे, पेंटिंग नहीं आएगी। अगर किसी ने बेवकूफ़ी की एग्जाम में, मार्क्स गए सारे। एग्जाम्पल, हाउस, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एटसेट्रा situated in Pakistan, owned by resident person. Deemed income shall be computed as 5% of FMV as determined by FBR under section 68 of capital assets situated in Pakistan, held on the last day of tax year. The rate of tax on such income is prescribed as 20%. This translates into effective tax at 1% of FMV of capital assets. For the purpose of such tax, however, following immovable properties shall stand excluded from the scope of such tax. अच्छा, तो पहली बात तो ये कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लिखा हुआ है इसको तो हटा दो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? सादा सलीस अल्फाज में बता रहा हूँ मैं। मतलब क्या हुआ इसका? लोगों ने क्या किया? लोगों ने पैसा बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में दबा लिया। हमारी कौम के 2-3 शौक हैं। ज़्यादा पैसा हो तो या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो या डॉलर में इन्वेस्ट कर दो या बैंक में रख के सूद खा लो। 3 शौक है। इजी मनी। हमारा हर बंदा, हम में से, हम अपने आप की मिसाल ले लें, अपने इर्द गिर्द की मिसालें ले लें, हम में से हर एक इजी मनी की तरफ जाना चाहता है, इजी मनी की तरफ। तो प्रॉपर्टी में बहुत इजी मनी था, आसमान तक वैल्यू जा रही थी। इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो तो भाई लॉस नहीं होगा। खैर अभी तो इकोनॉमी की वो हालत है कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज ही रुकी हुई है। लेकिन इकोनॉमी इससे ग्रो नहीं करती, इन चीज़ों से। इकोनॉमी ग्रो करेगी जब ट्रेडिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उससे इकोनॉमी ग्रो करती है। इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होंगी, इससे इकोनॉमी ग्रो करती है। तो लोगों ने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दबा दिया प्रॉपर्टियों में। अब एक एक बंदे के पास 10-10 प्लॉट हैं, 6-6 फ्लैट हैं, बहुत सारी चीज़ें, और वो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में नज़र आ रही है। सर तो उसने रेंट पे दिया हुआ होगा ना? नहीं, रेंट पे भी नहीं दिया हुआ, रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है कि आज 10 लाख की चीज़ खरीदी है, 2 साल बाद 15 की हो जाएगी, 20 की हो जाएगी, तब बेच दूंगा। लोगों ने अपना ब्लैक मनी भी प्रॉपर्टियों में फंसाया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला अच्छा एक काम करते हैं, तो जिनके पास ऐसी ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ या एसेट्स पड़े हुए हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, या तो उन्होंने एक्चुअल रेंट पे दिया हुआ हो, वो तो अच्छी बात है। अगर एक्चुअल में रेंट पे दिया हुआ है तो उनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वैसे ही आ रही होगी। लेकिन अगर उन्होंने रेंट पे भी नहीं दिया हुआ, खुद इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, इसका मतलब फजूल पड़ी हुई है वो प्रॉपर्टी, बहुत पैसा है, बहुत माल है इनके पास, तो इन पर एक नहीं है तुम्हारे पास, तुम ज़रा मुबीन को बोलते हो एक कॉपी निकाल दो, या अगर मिस इकरा हो तो मिस इकरा को बोल दो। तो वो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो लॉ ने बोला अच्छे काम करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी फारिग पड़ी हुई है, जो तुम्हारे ना खुद के इस्तेमाल में है, जो ना रेंट पे तुमने दी हुई है, वो 5% ऑफ FMV का रेंट जनरेट कर रही है। मिसाल के तौर पर किसी पर्सन 1 है,
P1, उसके पास 4 प्रॉपर्टीज हैं। एक तो उसका घर है, एक तो उसका बिजनेस प्रेमिसेस है, लेकिन प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। यूं चलो ना, एक और कर लेते हैं। एक रेंट पे दी हुई है इसने, घर है जिसमें खुद रह रहा, बिजनेस प्रेमिसेस है जिस पे बिजनेस चला रहा, एक और प्रॉपर्टी है जिसको उसने एक्चुअल में रेंट पे दिया हुआ है। 2 प्रॉपर्टियां एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं। हमने कहा ये लॉ इन पे लगेगा, ये लॉ इन पे लगेगा, इन पे लगेगा ये। और सर वो लॉ है क्या? वो लॉ ये है कि अब करो ये कि इनकी तुम निकालो FMV। क्या निकालो? FMV निकालो। FMV कैसे निकलेगी? गिवन होगी, लेकिन वो FBR वैल्यूएशन रेट से निकलेगी ना। FBR के जो वैल्यूएशन रेट होंगे उसकी वैल्यू गिवन होगी। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी 3 की वैल्यू गिवन है 7 मिलियन, प्रॉपर्टी 4 की वैल्यू गिवन है 8 मिलियन। कितना बना? 15 मिलियन। क्या इस पर 7E अप्लाई होगा? क्यों नहीं होगा? वेरी गुड सर, इस पर 7E अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ऐसी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टियों की टोटल FMV अगर 25 मिलियन से ज्यादा है तो 7E अप्लाई होगा, वरना अप्लाई नहीं होगा। तुमको व्हाट्सएप कर दूं? मुबीन है, मुबीन बैठा हुआ है। कितने बच्चों के पास हैंडआउट कल वाले नहीं है? पास पेपर और समरी कितने बच्चों के पास नहीं है? सबके पास है, किसी को जरूरत नहीं है? बस फिर रहने दो। मैं इसकी समरी बता रहा हूं, डिटेल में तुम लोग खुद ही पढ़ लेना। थोड़ा सा बस जल्दी जल्दी रीड कर लूंगा मैं। समरी बता दी मैंने तुमको। अच्छा भाई, तो हमने कहा अगर चलो ये होता 25 मिलियन, कितना होता? Where the fair market value of capital assets in aggregate excluding 1 to 6 above, ये जैसे कि मैंने बोला ना, ये एक्सक्लूड हो गया, ये एक्सक्लूड हो गया, ये एक्सक्लूड हो गया। इसी तरह एक्सक्लूजन्स की लिस्ट दी हुई है, तो वो एक्सक्लूजन्स की जो लिस्ट है उसमें से एक्सक्लूड कर दो। फिर जो बच गई, अगर उनकी फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड्स 25 मिलियन, शुक्रिया बेटा बहुत, ये 18 हुई, ये 8 हुई, तो कितनी हो गई? 26। क्या अब 7E लग जाएगा इस पे? अब 7E लग जाएगा इस पे। सर अब अगर 7E इस पर लग जाएगा तो अब आप जरा बताएं इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? 26 मिलियन दी तो आ गई, तो गिवन होगी एग्जाम में। हमने कहा लॉ बोलता है कि ये 26 मिलियन कितना डीम्ड रेंट जनरेट कर रहा है? ये डीम्ड रेंट जनरेट कर रहा है 5% ऑफ FMV का। इसका मतलब 26 मिलियन का 5% निकाल लो, 1.3 बस डीम्ड रेंट आ गया। इस पर टैक्स कितना? इसका 20% निकाल लो, 0.26। ये टैक्स लायबिलिटी में तुमको ऐड करना पड़ेगा। ऐसी कोई एडजस्टमेंट यू कैन सी इन योर पेपर्स, हाईली लाइकली कि ऐसी एडजस्टमेंट आपको पेपर में नज़र आए, तो परेशान मत होना, ये बातें याद करना और वो प्रॉपर्टियाँ निकाल देना जो एक्सक्लूजन्स में हैं, क्योंकि जानबूझ के एग्जामिनर ऐसी प्रॉपर्टीज़ देगा जो एक्सक्लूड करनी होंगी आपको और आप नहीं कर रहे होगे और सब पर लगा दोगे। तो ये अब रीड कर लोगे, इसको समझ आ गया सबको? जी बेटा, हो गया।
गुड हो गया, ज़बरदस्त। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत पढ़ना है हमें। अच्छा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की समरी कहाँ चली गई है, क्यों चली गई है, समझ नहीं आया मुझे। बुक में भी नहीं है तो गलत हो गया। अच्छा चलो, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं काम ये करता हूँ कि अभी वो IFOS की समरी मैं इधर तो खोल लेता हूँ और तुम लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, 1 पेज की समरी है, ठीक है, चल जाएगा ना? या कल आओगे तो 1 पेज का प्रिंट दे दूंगा। अच्छा ज़रा लेकिन मुझे 1 मिनट दो, मैं ज़रा खोल लूँ अपने पास। जब तक ज़रा देख लो, किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो पूछ लो मेरे बच्चों, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई सवाल हो किसी का 2 मिनट ले लो, बातें ना करो बेटा, सवाल पूछना है, बातें नहीं करनी है। एक्सक्लूजन्स, प्रॉपर्टी की जो एक्सक्लूजन्स है वो सेक्शन में गिवन है बेटा, मैंने उसकी 3 एग्जाम्पल तो आपको दे दी, जिसमें खुद रह रहा है, पर्सनल हाउस, बिजनेस प्रेमिसेस, रेंट, ये 3। बाकी भी इक्का दुक्का हैं, वो देख लो। चैंपियन लोग हो आप लोग, सब पता है आप लोगों को। अच्छा भाई, तो बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, थोड़ी सी डिस्कशन है। मेरा तो ये ख्याल है कि ये डिस्कशन करने के बाद हम बिजनेस इनकम के भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर पास पेपर एक साथ ही करते हैं, क्या ख्याल है? बेहतर हो जाएगा ज़रा, हाँ, ताकि फिर मैं एक साथ आराम करूँ, तुम लोग सवालात करते रहना, मैं थोड़ी बहुत आँख लगा लूँगा। अच्छा, IFOS के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी रिपीटेडली आती हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो ज़रा 5 मिनट का हेड है, 10 मिनट 15 मिनट का हेड है, ज़रा गौर से सुन लो तो अफाका होगा। अच्छा, डिविडेंड, पहले मैं बात कर लूँ डिविडेंड पे और प्रॉफिट ऑन डेट पे। आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये डिविडेंड लिखा हुआ है और ये प्रॉफिट ऑन डेट लिखा हुआ है। डिविडेंड और प्रॉफिट ऑन डेट पे बात कर रहा हूँ, और डिविडेंड और प्रॉफिट ऑन डेट के बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा है FTR फॉर इंडिविजुअल इन AOP टिल 5 मिलियन, अबव 5 मिलियन NTR में चला जाएगा, और कंपनी के लिए तो ये है NTR, तो ये बातें हमें पता है। अच्छा, तो मैं ज़रा बोर्ड के ऊपर, अच्छा मैं ज़रा 1 सेकंड ये भी कर लूँ, तो ये ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर ये जो मैंने एग्जांपल दी थी ये आ जाए, बोर्ड आ जाए। चलो आ गया होगा। अच्छा, अच्छा तो पहले मैं ज़रा बात करता हूँ डिविडेंड की और प्रॉफिट ऑन डेट की बात कर लेता हूँ मैं। इसमें बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो सुन लो फॉर द वन लास्ट टाइम। कोई सवाल हो तो पूछ लो। देखो, एक तो है डिविडेंड और एक है सूद, यानी प्रॉफिट ऑन डेट। अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेट हमेशा FTR में नहीं जाता, आपको पता है। अगर प्रॉफिट ऑन डेट मैंने किसी इंडिविजुअल को लोन दिया और अल्लाह ना करे उससे सूद लिया, तो वो जो सूदी इनकम होगी वो FTR में नहीं जाएगी, वो किस में जाती है? वो NTR में जाती है। ये बात हमें पता है ना। ये तो जो बैंक से प्रॉफिट मिलता है, नेशनल सेविंग से प्रॉफिट मिलता है, ये हमारा FTR में जाता है। लेकिन अगर किसी ने लोन दिया है और लोन पर इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो फिर NTR में जाता है, वो FTR में नहीं जाता है। तो मैं अभी उस डिविडेंड और उस POD की बात कर रहा हूँ जो FTR में जाता है। डिविडेंड तो हमेशा ही FTR में जाता है, और प्रॉफिट ऑन डेट FTR में भी जाता है और NTR में भी जाता है। तो जो FTR में जाता है, टेक्निकली स्पीकिंग, वो किसी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं बनना चाहिए।
वो IFO इसका पार्ट भी नहीं बनना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो FTR में जाता है वो किसी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं बनना चाहिए, लेकिन प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हम इसको टोटल इनकम का पार्ट बनाते हैं और फिर इसको लेस कर देते हैं। एग्जामिनर के पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। अब आ जाओ इसकी टैक्सेबिलिटी पे। टैक्सेबिलिटी पे आ जाओ तो डिविडेंड किसको बोलते हैं? डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट्स में से जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको डिविडेंड बोलते हैं। और डिविडेंड की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक करवाई थी। अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर को लोन दिया जा रहा है तो वो भी क्या कंसिडर होगा? डिविडेंड, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। याद है ना, ये वाली बातें आ चुकी है पेपर में बहुत दफा। सर डिविडेंड अगर किसी कंपनी ने ग्रॉस डिविडेंड दिया, ग्रॉस डिविडेंड दिया ₹1,00,000 का, उस पे क्या कटता है पहले? कितना? बचा कितना? उसके बाद उसमें से घटेगी ज़कात। ज़कात की फिगर हमेशा गिवन होगी, खुद से कैलकुलेट मत करना। ये आ गया डिविडेंड रिसीव्ड। एग्जाम में हमने देखा ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसमें डिविडेंड रिसीव दिया हुआ होता है और ज़कात दी हुई होती है। अगर डिविडेंड रिसीव दिया हुआ होगा और ज़कात दी हुई होगी तो क्या तुम लोग ग्रॉस डिविडेंड निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? सर ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया। ग्रॉस डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड रिसीव्ड प्लस ज़कात डिवाइडेड बाय 1 माइनस T%। T% मतलब टैक्स परसेंट। याद रहेगा? कंफ्यूजन किसी को इसमें? ये वाली जो ज़कात है एज अ डिडक्टेबल अलाउंस ट्रीट होगी नहीं होगी? किसी को कोई मसला? प्रॉफिट ऑन डेट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन डेट ₹1,00,000, इसमें से पहले लेस हो जाता है फिर लेस होगा क्या? इसका 15% निकालो। वन फोर नेट क्या हुआ? 828। एग्जाम में दिया हुआ होगा POD रिसीव्ड। अच्छा, एग्जाम के अंदर बिजनेस इनकम के क्वेश्चन में ऐसा हमने अक्सर देखा है कि POD रिसीव्ड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन अदर इनकम। तो हम POD रिसीव्ड को पहले लेस करते हैं, फिर ग्रॉस करके टोटल इनकम में शो करते हैं, और FTR का पार्ट बना के उसको अलग से फिर टैक्स FTR में शो करते हैं। याद आ रही है ना बातें सारी? तो हमने कहा सर अगर ऐसा दिया हुआ हो और एग्जाम में POD रिसीव्ड की फिगर दी हुई हो और टैक्स की फिगर दी हुई हो, सॉरी ज़कात की फिगर दी हुई हो, POD रिसीव्ड की फिगर दी हुई हो और किसकी फिगर दी हुई हो? ज़कात की फिगर दी हुई हो, तो क्या मैं ग्रॉस POD निकाल सकता हूं? कैसे? POD रिसीव्ड डिवाइडेड बाय 1 माइनस T% प्लस ज़कात। क्या इस ज़कात पे डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा? हाँ, डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने एक और बात बताई थी कि ये ट्रीटमेंट होता है किसके लिए? ये ट्रीटमेंट करता है विदहोल्डिंग एजेंट।
ये ट्रीटमेंट कौन करता है? विद होल्डिंग एजेंट। मिसाल के तौर पर ये जो पीओडी था ये मिला असलम भाई को, किसको मिला है? रिसीव्ड बाय मिस्टर असलम। अगर ये रिसीव हुआ है असलम भाई को, तो कोई मुझे बता सकता है असलम भाई अपनी टोटल इनकम में ग्रॉस पीओडी कितना लेंगे? शुक्रिया बेटा। ग्रॉस पीओडी कितना लेंगे? हाँ कितना लेंगे? ग्रॉस पीओडी 1 लाख लेंगे। वेरी गुड। ग्रॉस पीओडी तो ग्रॉस पीओडी है, वो तो ग्रॉस है। तो असलम भाई अपनी टोटल इनकम के अंदर 1 लाख रुपए लेंगे, जिसको टैक्सेबल इनकम में से निकाल बाहर करेंगे। टैक्स लायबिलिटी में किस अमाउंट पे टैक्स लगाएंगे? हाँ जवाब कितना परसेंट? वेरी गुड। टैक्स लगेगा 1 लाख का 15%। टैक्स लायबिलिटी में कितना आएगा असलम भाई की? 1 लाख का 15%, यानी कि उनकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 15,000। और बॉटम लाइन में से टैक्स डिडक्टेड क्या लेस होगा? नहीं, जो टैक्स कटा है वो लेस होगा। यानी कि टैक्स कटा 14,625 है, लेकिन टैक्स लगेगा कितना? 15। ये बातें क्लियर हो गई सबको? किसी को पीओडी और ज़कात में कोई डाउट है मुझे बता दो प्लीज। दिलावर क्लियर है? तुम हैरान क्यों, परेशान क्यों हो? कैमरे के पीछे क्यों बैठ गए हो? तुम्हें नजर कैसे आएगा? इधर इधर आओगे? नहीं आएगा नजर मेरे बच्चा। मोहम्मद कैमरा तुम्हारे सामने आएगा, कहीं इधर उधर बैठ जाओ ताकि नजर साफ आए। ठीक है जी। ज़कात कहाँ जाएगी इसकी? आप बताएं कहाँ जानी चाहिए? ज़कात अगर सच्ची नीयत से दी होती है तो अल्लाह के राह में जाती है। लेकिन सर क्या सूद की ज़कात अल्लाह के पास जाएगी? डाउटफुल है सर, मुश्किल है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एफटीआर की इनकम है, सवाल अच्छा है आपका, ये मैंने बताया था क्लास में। अगर एफटीआर की इनकम है और ये ज़कात डिडक्ट हो गई है तो सर ये जाएगी कहाँ? आप इसको डिडक्टेबल अलाउंस तो बनाने नहीं दे रहे, तो कहाँ जाएगी? हमने कहा कहीं नहीं जाएगी, ये गई वेस्ट हो गई। लेकिन अगर यही पीओडी नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाता तो क्या करते हैं? मोहम्मद बता दो। अगर यही प्रॉफिट ऑन डेट नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाता तो फिर ज़कात का क्या करते हैं? वो सब अफसोस होता है मुझे, अफसोस होता है मुझे। रजिस्टर के अंदर लिखवाया मैंने, अगर कोई पीओडी एनटीआर में जाएगा, 5 मिलियन से ज्यादा होता है इसका पीओडी अगर, तो किधर जाता? एनटीआर में जाता, नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाता। उसमें से ये ज़कात एज एन एक्सपेंस लेस होती। अगर ये ग्रॉस पीओडी 5 मिलियन से ऊपर होता तो ये किस में जाती? एनटीआर में चला जाता, नॉर्मल टैक्स रिजीम में। और अगर ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में चले जाता तो ये जो ज़कात इस पर लगती वो एज एन एक्सपेंस लेस होती। यानी अगर 5 मिलियन के ऊपर लग गई ज़कात 8 लाख रुपए की, तो 5 मिलियन में से पहले 8 लाख रुपए की ज़कात लेस होती। 42 लाख रुपए को आप एनटीआर की नॉर्मल इनकम में लेके जाते और 42 लाख रुपए के ऊपर नॉर्मल रिजीम के अंदर बाकी सारी इनकम के साथ ऐड करके टैक्स लगाते। डिडक्टेबल अलाउंस नहीं हुई, लेकिन एज एन एक्सपेंस अलाउ हो जाएगी। ये मैंने बोर्ड पे करके सारे केसेस दिखाए थे। अगर तुम लोग कभी, वही बात है ना, रजिस्टर का पन्ना पलटोगे तो कभी तुम्हारे बच्चे देखेंगे कि हमारे अब्बा ने ये लिखा था। अगर लॉ चेंज ना हो गया हो तो उनके काम आ जाएगा। अच्छा भाई, खैर, डिविडेंड और पीओडी के अंदर किसी को कोई डाउट है तो बता दो मुझे।
प्लस करके 15,000 लेस करेंगे, ऐसा मैंने तो कुछ नहीं कहा मेरे बच्चा। मैंने ये कहा कि जो असलम भाई होंगे उनकी टोटल इनकम में 1 लाख जाएगा, टैक्सेबल इनकम में नहीं जाएगा। ये तो FTR है ना। और टैक्स लायबिलिटी में टैक्स किस पर लगेगा, कितना %? टैक्स लायबिलिटी में कितना गया, 15,000। और टैक्स ऑलरेडी कट कितना गया था, 14,600। 375 रुपये का टैक्स और दे देगा। 14,625 तो कट चुका है ना, बना 15, तो 375 रुपये अपनी जेब से देने पड़ेंगे उसको। ये बोला था मैंने, ठीक है। रॉयल्टी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, मैंने मार्क करवा दी थी। इसमें एक बात थी ऑथर वाली लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है, टाइम टू कंप्लीट लिटरेरी वर्क इफ इट एक्सीड्स 24 मंथ। मैं लाइट बंद कर दूं तो शायद नजर आ जाता। टाइम टू कंप्लीट लिटरेरी वर्क एक्सीड्स 24 मंथ्स, तो फिर टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होता है क्या, ऑप्शन टू टैक्स एट 2 प्रीसीडिंग ईयर्स एंड करंट ईयर, डिवाइड बाय 3 कर देना। याद आ रहा है? अगर 24 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली है किसी ऑथर को किताब लिखने की, तो हमने कहा वो उसके पास ऑप्शन है, या तो पूरे 24 लाख को इस साल टैक्स कर ले, या 24 को डिवाइड बाय 3 कर दे, 8 और 8 पिछले 2 सालों। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर द टैक्स लॉ, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, यानी कि अगर तो रिफंड डिले कर दिया टैक्स वालों ने तो उसके ऊपर वो ऊपर से जो इनकम देंगे वो IFOS है। ग्राउंड रेंट जो भी अथॉरिटी ग्राउंड रेंट लेती है, ये ग्राउंड रेंट उसकी IFOS में जाएगा। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, अगर लैंड और बिल्डिंग सब लीज हुआ है तो ये भी IFOS में जाएगा, क्योंकि IFP में किसकी जाएगा, जो ओनर होगा, जो ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग होगा वो उसको रेंट आउट कर रहा है तो वो तो IFP में जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पर मैंने रेंट पे लिया और मैंने आगे सबलीज कर दिया किसी को, तो जिसको मैंने सबलीज किया होगा वो मुझे किराया दे रहा होगा, मेरे लिए IFP में जाएगा, IFOS में, और मैं जिसको किराया दे रहा हूँ उसकी IFP में जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर मैंने भी ऐसी बात निकल रही तो मैं बता रहा हूँ, मैंने घर किराए पे लिया लाख रुपए, मैंने आगे सबलीज कर दिया 1,20,000, मेरी IFOS में कितना जाएगा, 20,000 जाएगा। बातें समझ आ रही हैं? ये मैंने लाख रुपए रेंट पे घर लिया तो मैं लाख रुपए रेंट दे रहा हूँ, मैंने वो घर सबलीज कर दिया 1,20,000 पे, तो 1,20,000 मेरा इनफ्लो हो गया और 1 लाख रुपए मेरा आउटफ्लो एक्सपेंस हो गया, तो नेट 20,000 जाएगा मेरा IFOS के अंदर। अच्छा भाई, कहाँ थे हम? इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, अगर हमने कोई बिल्डिंग लीज कर दी है टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी तो क्या ये IFP में जाएगा? इस IFOS में। लेकिन अगर एग्जामिनर खास लिख के दे दे कि प्लांट लीज करी है, रेंट पे दी है फैक्ट्री बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन फैक्ट्री बिल्डिंग अलग से उसका रेंटल ये बनता है, मशीनरी का अलग से रेंटल ये बनता है, तो फिर कहाँ जाएगा? हाँ, मैं यही सुनना चाह रहा था कि कोई बच्चा मुझे ये जवाब दे दे।
मैंने 10 दफ़ा का बताया था, ऐसी हरकत एग्जामिनर ज़रूर करेगा, और जब कभी एग्जामिनर ऐसी हरकत करेगा तो आपने डगमगाना नहीं है, वो मेरी तरह कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा आपको। जब कभी भी लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पे दी है टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, जो भी टोटल रेंटल आएगा वो IFO इसमें ही जाएगा। एग्जामिनर तुम्हें लाख कहे कि बिल्डिंग का अलग से इतना, मशीन का अलग से इतना, लेकिन तुमने कंफ्यूज नहीं होना है और पूरे रेंटल को कहाँ पर लेकर जाना है। ठीक है, एन्युटी और पेंशन, ये मैंने आपको बताया था कि अगर एम्प्लॉयर से मिल रही है तो वो सैलरी में जाती है। प्राइज बॉन्ड और विनिंग फ्रॉम रैफल लॉटरी, प्राइज ऑन विनिंग अ क्विज, क्रॉसवर्ड पजल, ये सारे भी FTR में फॉल करते हैं। प्राइज बॉन्ड पे 15 लगता है और क्रॉसवर्ड पजल पे 15 लगता है, बाकी सब पे 20 लगता है, FTR में जाता है। कंसीडरेशन फॉर प्रोविजन, यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी अनइम्पॉर्टेंट सा है। एक्सप्लॉयट, अगर हमने मिनरल रिसोर्सेज एक्सप्लोर वगैरह करने के राइट्स किसी को दिए हैं, उससे कोई कंसीडरेशन आ रही है तो वो IFO इसमें जाएगी। ये वाली चीज़ एग्ज़ाम में आती है। इसमें भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं पता नहीं मैंने बोर्ड पर लिखा है, इसको मैं एक दफ़ा स्क्रीन को अनशेयर कर रहा हूँ ताकि ये कैप्चर हो जाए वीडियो में। अब पता नहीं है कैप्चर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, चलो खैर है। अच्छा, पढ़ो इसको। ये कौन सा वाला अमाउंट है? अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। किसी ने कॉपी नहीं किया है? सबने कर लिया है? मैंने बताया था ये पगड़ी अमाउंट का ट्रीटमेंट है। पगड़ी के केस में होता क्या है कि जो शॉप्स या घर पगड़ी पे होते हैं, तो यूँ समझ लो कि ये पगड़ी लैंडलॉर्ड है, ये पगड़ी टेनेंट है। पगड़ी लैंडलॉर्ड पगड़ी टेनेंट से शुरू में एक ठीक ठाक अमाउंट ले लेता है। मिसाल के तौर पर उसने ले ली 3.5 मिलियन की पगड़ी, जो कि पगड़ी लैंडलॉर्ड के लिए एज UASD ट्रीट होती है, लेकिन इसके लिए तो पगड़ी है, ये रिफंडेबल नहीं होती, ये रिफंडेबल नहीं होती। हालांकि पगड़ी लैंडलॉर्ड के लिए ये एज UASD ट्रीट होगी, ठीक है। अच्छा, ये रिफंडेबल नहीं होती। होता क्या है, अब ये इसको एक मिनिमल किराया दे रहा होगा, कम किराया दे रहा होगा, मिसाल के तौर पर 10,000 पर मंथ। अब इसको छोड़ के जाना है, पगड़ी लैंडलॉर्ड इसको निकाल नहीं सकता, लेकिन ये खुद से किसी टेनेंट को तलाश करके छोड़ के जा सकता है। इसने तलाश कर लिया पगड़ी टेनेंट 2। अब पगड़ी टेनेंट 2 जो इसने तलाश किया, तो इसने पगड़ी टेनेंट 2 को बोला कि तुम ले लो ये शॉप। उसने बोला ठीक है, आप जा रहे हो? बोला हाँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ? कनाडा जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो आप ये ले लो शॉप, दे दो शॉप, दे दो मुझे। लेकिन मैंने जब ये शॉप ली थी तो मैंने तो 35 लाख की पगड़ी दी थी, तो अब आप मुझे वो अमाउंट दो। कितनी? अब आप जो मुझे दोगे ना, वो मैं लूँगा 5 मिलियन आपसे लूँगा, और जो रेंट होगा वो तो ओरिजिनल टेनेंट को, ओरिजिनल लैंडलॉर्ड में दोगे आप। लेकिन मैंने जो पगड़ी दी थी, अब मुझे उसके एवज कितने चाहिए? 5 मिलियन। तो अब इस PT1 को कितने रिसीव हो गए? 5 मिलियन। तो लॉ ट्रीटमेंट ये बता रहा है कि अब PT1 के लिए टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। जो उसने
जगह वेकेट करने के पैसे रिसीव किए कितने हैं, 5 मिलियन, उसमें से लेस कर दो जो जगह अक्वायर करने के पैसे उसने दिए थे 3.5 मिलियन। तो ये जो 1.5 मिलियन है ना, इसको डिवाइडेड बाय 10 करके 10 सालों में टैक्सेबल कर देना, करंट प्लस 9 ईयर्स में। क्या ये बात समझ आती है? यस तो निकाल लो सही से। शुक्र, बस अब इतना ही टाइम है कि जल्दी जल्दी समझा सकूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान, अप्रूव्ड एन्युटी पेंशन, वो जो अप्रूव पेंशन फंड या अप्रूव्ड एन्युटी प्लान के अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, बाद में उसको जब पैसे मिलेंगे तो वो IFO इसमें जाएंगे। गिफ्ट का ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। गिफ्ट 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 का ट्रीटमेंट याद है आप लोगों को? तो मैंने ये बताया था कि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, फ्रॉम नॉन रिलेटिव, नॉन रिलेटिव से जो भी गिफ्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? रिलेटिव से जो भी गिफ्ट मिलेगा उसको हम देखेंगे नॉन मॉनेटरी है या मॉनेटरी है। मॉनेटरी है तो थ्रू बैंकिंग चैनल है या नॉन बैंकिंग चैनल। नॉन बैंकिंग चैनल है तो टैक्सेबल हो जाएगा, थ्रू बैंकिंग चैनल है तो एग्जेम्प्ट बोल दो, यही कैपिटल रिसीट कहलाएगा। नॉन मॉनेटरी है तो भी नॉट टैक्सेबल। ठीक है, ये बातें तो आपको पता है, रब कर दूं? तो अगर किसी रिलेटिव से कैश में गिफ्ट मिल रहा है तो वो पूरा के पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और अगर रिलेटिव से, अब रिलेटिव की डेफिनेशन है जो आप लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छे से आती है, और रिलेटिव से अगर नॉन रिलेटिव से कुछ भी मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अच्छा, अब मैं इसको नॉन रिकॉग्निशन रूल के साथ मिला के एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा सुन लो। नॉन रिकॉग्निशन रूल के साथ मिला के एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनो। मिस्टर ए मिस्टर एस मिस्टर एफ। मिस्टर एस इज इसका सन एंड मिस्टर एफ इज इसका फ्रेंड भाई, ठीक है। और मिस्टर ए क्या है? इसके लिए अबू। अच्छा भाई, तो हम देखा मिस्टर ए गिफ्ट कर रहे हैं, बेटे ने PRC के पेपर पास कर लिए। अभी तो पता ही नहीं इनको कि कैट के पेपर कितने मुश्किल होते हैं। PRC पास करने पे इतने खुश हो गए। अब्बा ने कहा बेटा मैं आपको गिफ्ट दूंगा। अच्छा, क्या गिफ्ट दिया जा रहा है? पेंटिंग। पेंटिंग्स, ठीक है, पेंटिंग। और उस पेंटिंग की जो कॉस्ट थी वो अब्बू जी के लिए थी 3.5 लाख। अच्छा, अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है
ये जो ट्रांसफर हो रहा है सर ये किस डेट पर हो रहा है? ये हमने कहा अल्लाह भला करे। अच्छा ये परचेज कब हुई थी? ये परचेज हुई थी 1 जनवरी 2018। सर ये ट्रांसफर कब हो रहा है? ये हो रहा है 15 अक्टूबर 2022। बेटे को भी क्या हो रही है? गिफ्ट। ये केस ए है और ये केस अलग अलग केसेस हैं। पेंटिंग की कॉस्ट है 3.5 लाख। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस समझा रहा हूं मैं तुमको, इसमें काफी सारी चीजें आ जाएंगी। गिफ्ट पेंटिंग का बेटे को 15 अक्टूबर 2022 को। क्या ये गिफ्ट मिस्टर ए के पार्ट पे डिस्पोजल हो गया? क्या ये गिफ्ट मिस्टर ए के पार्ट पे डिस्पोजल हो गया? जी सर। गिफ्ट ट्रांसफर है, ओनरशिप से निकल गया, ये डिस्पोजल हो गया। इसका मतलब अच्छा सर, और ये पेंटिंग क्या है, कौन सा एसेट है? कैपिटल एसेट, स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन। तो हमने कहा सर अब मिस्टर ए के लिए, मिस्टर ए के हाथों में 2 ट्रीटमेंट होंगे। जो ट्रांसफर टू मिस्टर एस है, कैपिटल गेन कैसे निकलेगा बोलो? कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा सर। नो CGCL shall arise on account of non-recognition ट्रांसफर टू मिस्टर एफ। कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? जल्दी बोलो, जल्दी। सीआर। सीआर क्या लेंगे? कहा सर 15 अक्टूबर को यानी डेट ऑफ ट्रांसफर को एफएमवी एट ट्रांसफर कितनी थी? मैंने कहा ये थी 5 लाख। एफएमवी एट ट्रांसफर कितनी थी? 5 लाख। क्या लेंगे सर? कंसीडरेशन रिसीव्ड। कैपिटल गेन कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट। कंसीडरेशन रिसीव्ड एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं, और एफएमवी विच एवर इज एक्चुअल सेलिंग प्राइस 0। एफएमवी कितनी? 5 लाख। कॉस्ट कितनी? कॉस्ट कितनी? सीजी 1 साल से ज्यादा हो गया है, एग्जेम्पशन मिलेगी? 1 साल से ज्यादा हो गया, कितनी % एग्जेम्पशन मिलेगी? हाँ जवाब? नहीं मिलेगी सर, वो रूल पुराना हो गया, अब थोड़ी मिलेगी। वो रूल पुराना हो गया, खत्म हो गया। अब होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल से ज्यादा है तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ये किसी को क्लियर ना हो तो मुझसे सवाल पूछो, अभी इसके अंदर और बहुत सी चीजें करनी है। ये एग्जाम्पल बड़ी जबरदस्त है। क्लियर है सबको? अच्छा मुझे ये बता दो, मिस्टर एस को गिफ्ट ट्रांसफर हो गया, एफएमवी एट द ट्रांसफर थी 5 लाख। मिस्टर एस ने ये आगे सेल कर दिया। कब सेल कर दिया? 15 जून 23 को सेल कर दिया। सर कितने में सेल कर दिया? 7 लाख में सेल कर दिया। जरा मुझे बता दो मिस्टर एस, दिलावर अगर बता सको तो, नहीं बताओगे तो कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। मिस्टर एस के हाथों में गेन लॉस कैसे निकालूं? कोई बात नहीं, मोहम्मद बता देगा। क्या करूं, क्या अमाउंट बताओ? वेरी गुड। हमने कहा सर ये तो इसने सेल कर दिया, लेकिन सर इसकी कॉस्ट क्या थी? हमने कहा सर इसकी जो डीम्ड कॉस्ट थी ना, वो थी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ओनर।
जो कि कितनी है 3.5 लाख। तो 7 लाख में से 3.5 लेस हुआ, गेन कितना आएगा? क्लियर दिलावर? इस केस में मिस्टर एफ ने सेल कर दी 15 अप्रैल 2023 को, और इसने सेल करी अल्लाह के फजल से 4.5 लाख की। कौन बताएगा? तुम बता दो बेटा, क्या करूं मैं? तो CGCL कैसे निकालूं? इसमें से क्या माइनस करूं? 5 लाख माइनस करूं। वेरी गुड सर। अब मिस्टर एफ का CGCL निकालना है। कैसे निकलेगा सर? CR माइनस कॉस्ट। कंसीडरेशन रिसीव कितनी? 4.5। कॉस्ट कितनी सर? अब इस केस में 3.5 नहीं लेंगे? नहीं, इस केस में 3.5 नहीं लेंगे भाई। ये NRR की ट्रांजैक्शन थोड़ी है, ये NRR की ट्रांजैक्शन थोड़ी है। आर यू गेटिंग दिस? कॉस्ट कितनी लेंगे? कितना आ गया? ये लॉस को हम किससे एडजस्ट करेंगे? ये लॉस किसी से भी एडजस्ट नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये तो सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 के एसेट का लॉस है, वो रिकॉग्नाइज नहीं होता। नॉट। तो मिस्टर एफ के हाथों में क्या चीजें टैक्सेबल होंगी? जवाब, मिस्टर एफ के हाथों में क्या चीज टैक्सेबल होगी जरा बता दो। नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि मिस्टर एफ के हाथों में कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। यही बात तो गलत है, यही बात तो गलत है। मिस्टर एफ को जो गिफ्ट मिला ए से, नॉन रिलेटिव से मिल रहा गिफ्ट, क्या ये इनकम में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अमाउंट बता दो। जवाब IFOS में जाएगा। अमाउंट बता दो। ये बता दे तुम्हारे बराबर वाला बच्चा कितना जाएगा? हाँ तो घबरा क्यों रहे हो? 5 लाख जाएगा। IFOS में 5 लाख जाएगा। और ये जो 5 लाख IFOS में टैक्स होगा, यही तो इसकी क्या बन जाएगा? देखो ये सारा जो कैपिटल गेन और IFOS का जाल है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा बस चले तो ये हर अटेम्प्ट में आया ऐसा सवाल। तो इसमें अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो जी। क्या बेटा? गिफ्ट मिले कैश, या कैश होगा या बैंकिंग चैनल होगा? बड़ा प्यारा सवाल है भाई का, बड़ा प्यारा सवाल है भाई। मुसब जवाब देगा इसका। मुसब, अगर ये मिस्टर एफ को 2 लाख रुपए गिफ्ट में दे रहे होता मिस्टर ए और बैंकिंग चैनल के थ्रू दे रहा होता तो क्या करते? बैंकिंग चैनल के लिए तो, बैंकिंग चैनल के थ्रू तो गिफ्ट क्या हो जाता है? नॉन रिलेटिव है। नॉन रिलेटिव को तो किसी भी तरह से गिफ्ट मिले वो क्या होता है? टैक्सेबल होता है ना मेरा बच्चा। इससे पहले वाला चार्ट जो मैंने जल्दी जल्दी में मिटा लिया, अगर तुमने नजर दौड़ा ली होती तो ये तो लिखा हुआ था उसमें, नॉन रिलेटिव को कैश दो, प्रॉपर्टी दो, कुछ भी दो, उसके हाथों में, जो रिसीवर है उसके हाथों में IFOS, और जो दे रहा है अगर कैपिटल एसेट दे रहा है तो कैपिटल गेन लॉस आएगा, क्योंकि वो नॉन रिकग्निशन रूल में फॉल नहीं करता, इसीलिए ना कैपिटल गेन लॉस आएगा गिवर के हाथों में
और IFOS में टैक्सेबल होता है रिसीवर के लिए, तो IFOS में टैक्स हो जाएगा रिसीवर के हाथों में। अगर ये पूरा सिचुएशन, ये पूरा सिनेरियो किसी को समझ नहीं आ रहा तो ज़रा मुझे बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से भी कोई सवाल आएगा। वजह उसकी ये है कि ये चीज़ चेंज हुई है। आसान हो गया। हाँ, अगर ये गेन आ जाता है यहाँ पर तो हायर अमाउंट लेते हैं, मतलब कॉस्ट नहीं लेते, फिर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेते, हायर अमाउंट लेते हैं अगर गेन होता है। अगर ये बेचता 6 लाख में बेचता तो गेन आ जाता, गेन टैक्सेबल हो जाता। 6 लाख में लेते हैं या 5 लाख में लेते हैं। मेरे बच्चा 5 तो कॉस्ट है ना, कॉस्ट को तुम सेल प्राइस से क्यों कंपेयर कर रहे हो? कंसीडरेशन रिसीव्ड अलग होती है, कॉस्ट अलग होती है। कॉस्ट तो कॉस्ट होती है ना। फिर 50,000 हायर ऑफ किस में लेते हैं? एक्चुअल सेल प्राइस और FMV, विच एवर इज हायर। अगर इसने बेचा होता 4.5 में, FMV होती 6, तो 6 लेते। चले आगे। सबको ये बातें क्लियर होनी चाहिए हैं। तो यही बातें लिखी हुई हैं और यही पे बात है। फिर अगर किसी ने लोन लिया है कैश में तो क्या हो जाएगा वो? अगर किसी ने लोन ले लिया और कैश में ले लिया तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा अंडर IFOS। और अगर तो किसी ने कैश में एडवांस ले लिया अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो फिर हमने कहा सर वो टैक्सेबल नहीं होगा IFOS में। ठीक है। एक्सपेंसेस कौन कौन से अलाउड हैं? तो जो भी एक्सपेंसेस नॉर्मल है वो IFOS से अलाउड होंगे। डेप्रिसिएशन भी अलाउड है। अगर फैक्ट्री बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी दी है तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, प्लांट का इनिशियल अलाउंस, डेप्रिसिएशन सब अलाउड होगा। और ये एक छोटी सी बात है, मैं बता देता हूँ, आने के चांसेस तो मुझे नहीं लगते। इन केस ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट ऑन डेट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट is taxable under NTR with maximum tax rate of 10%। वैसे तो किसी को अगर नहीं समझ आया तो इग्नोर मार देना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अच्छा, ये मैं रब कर दूँ, ये रब कर दूँ। बातें नहीं बेटा। इसमें लिखा हुआ ये है, वैसे तो प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स कितना कटता है? वैसे तो प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स कितना कटता है? 15% कटता है। और वो आमतौर पर FTR में आता है। 5 मिलियन से ऊपर होता है तो किस में चले जाता है? NTR में चले जाता है। लेकिन एक खुसूसी प्रॉफिट ऑन डेट है, कहलाता है प्रॉफिट ऑन डेट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। क्या कहलाता है? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। अगर ये प्रॉफिट ऑन डेट कभी आ जाए एग्जाम में, आने के चांसेस ना होने के बराबर है। मिस्टर ए है, मिस्टर ए की सैलरी है 4.5 मिलियन। प्रॉफिट ऑन डेट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है 4 लाख। बिजनेस इनकम है 2 मिलियन।
बिजनेस इनकम कितनी है? तो अब ये जो प्रॉफिट ऑन डेट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, इसे नॉर्मल इनकम के साथ ही सम कर देना, इसको एफटीआर में लेके नहीं जाना। कितना बनेगा? 6.9 मिलियन के ऊपर आप जरा मुझे टैक्स बताओ। 6 मिलियन है ना? पहले तो बताओ ये सैलरीड है नॉन सैलरीड है? मुझे ऐसा लग रहा है नॉन सैलरीड है। देख लो फिर भी क्या है, नॉन सैलरीड है। इनकम टैक्स ऑन ₹6 मिलियन कितना? सैलरीड केस का बताओ ना, सॉरी नॉन सैलरीड केस का बताओ। तेरह 30 एंड इनकम टैक्स ऑन रुपीज इंटू 35 35% है ना? बोलो क्या आया? 3 लाख कितना बन गया? 1645। यही बना? नंबर्स ठीक हैं? जरा इसको इससे डिवाइड करके देखो एवरेज रेट क्या बनता है। इसको इससे डिवाइड करके देखो एवरेज रेट क्या बनता है? 23.84। तो हमने कहा कि सर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को नॉर्मल में ऐड आपने किया, लेकिन नॉर्मल में ऐड होने की वजह से उस बेचारे पर भी टैक्स कितना लग गया? 23.84%। लगना कितना चाहिए था? 10। कितना ज्यादा लग गया? 13.84। तो इसका 13.84 निकाल के लेस कर दो, टैक्स क्रेडिट दे दो इसको। ₹4,00,000 इंटू 13.84%। बोलो 5360। बस खत्म, ये करना था। क्योंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स का टैक्स रेट 10 से ऊपर नहीं जा सकता, तो अगर तुम इसको नॉर्मल में डालोगे तो ज़्यादा तो हो जाएगा, जितना ज़्यादा हो जाए उतना इसको टैक्स क्रेडिट दे देना। ख़त्म हुई कहानी। IFOS हुआ हमारा ख़त्म, और जितना टैक्स एट सोर्स कटा होगा वो तो बॉटम लाइन से लेस हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस इनकम डिस्कस कर ले। ब्रेक के बाद इंडिविजुअल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें या बिजनेस इनकम डिस्कस? चलो